Good evening, ma'am. Good evening all. कैसा चल रहा है आप लोगों का न्यू ईयर? कहाँ चल रहा है, कुछ चल ही नहीं रहा। कोई नहीं सर, एक बार एग्जाम हो जाए फिर चलेगा पूरे साल। कल हमने कैपिटल बजटिंग किया था, उसका हम लोग अभी 5 मिनट का रिवीजन कर रहे हैं, जिससे कि एक बार आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाए। फिर उसके बाद आज मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया है और उसमें हमने सारे मेथड्स अप्लाई किए हैं। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन की हेल्प से सारे जितने भी आपके फॉर्मूलेज हैं और मेथड्स हैं उन सबका आइडिया हो जाएगा। पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कैपिटल बजटिंग मैंने आपको बताया था क्या होता है। कैपिटल बजटिंग का मतलब हम लोगों को अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को करने के लिए कोई भी बिजनेस उसको बहुत सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो डिसीजन है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल डिसीजन होता है। अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते, और करेंगे फिर आपको लॉस होगा। इसका एग्जांपल सपोज परचेज ऑफ फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट को परचेज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मशीन ए परचेज कर सकते हैं या फिर आप बी परचेज कर सकते हैं। तो वो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ए प्रोजेक्ट ज्यादा बेटर है या फिर बी प्रोजेक्ट बेटर है? तो उसके लिए हम लोग कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स या फिर मेथड्स पढ़ते हैं। फिर इन मेथड्स के जो रिजल्ट्स होते हैं उन रिजल्ट्स के बेसिस पे हम सिलेक्शन या फिर रिजेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट करते हैं। वो मेथड्स क्या है? कुछ आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, पेबैक पीरियड मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इन मेथड्स में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते। आप कह सकते हैं ये ओल्ड मेथड्स हैं, जब ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्टेंस में नहीं था, मतलब लोगों को इस मेथड की या इस कॉन्सेप्ट की अवेयरनेस नहीं थी। अब क्योंकि हम लोग इतना ग्रो कर रहे हैं इंटरनेशनली, तो हम लोगों को हर एक चीज को कंसीडर में लेके तभी हमारी ट्रू पिक्चर आ पाएगी। तो अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं तो हमारे जो मेथड्स हैं वो मॉडर्न मेथड्स है। उसके अंदर आपका आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR, मॉडिफाइड IRR और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, ये पांचों मेथड्स हम लोग एक क्वेश्चन की हेल्प से करेंगे। कैपिटल बजटिंग हमारा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस समय हम लोग सोचते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल बजटिंग का वो हमें किस तरह से करना है, और ये आपका क्या होता है, इरिवर्सिबल डिसीजन होता है। और इसमें हमें क्या करना होता है,
चॉइस करनी होती है प्रोजेक्ट ए या फिर प्रोजेक्ट बी में, उसके लिए हमारे पास टेक्निक्स है ट्रेडिशनल, इनको नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स भी कहते हैं, और डिस्काउंटेड मेथड दूसरा आपका। नॉन डिस्काउंटेड में, नॉन डिस्काउंटेड का मतलब यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया है, तो ये दो मेथड्स है, और जहां पर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं उसको डिस्काउंटेड मेथड्स बोलते हैं, वहां पर आपके ये तीन मेथड्स है। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लीजिए, ये होता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैसे तो हमारा ये एक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी अप्लाई होता है तो एक बार आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो ऑप्शन है, ए और बी। ये ऑप्शंस आप मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपीज है। अब वो 10,000 रुपीज अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से वो मिलेगा 10%। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि अगर आप इस 10,000 को इन्वेस्ट कर देंगे एक प्रोजेक्ट में और वो प्रोजेक्ट आपको 12% के रिटर्न्स देगा। दो ऑप्शन है आपके पास, एक में 10% के रिटर्न्स है, एक में 12% के। ऑब्वियसली कौन सा आप करना चाहेंगे? बी करना चाहेंगे। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जब आप दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज कर लेते हैं या फिर एक को पाने के लिए जो आप दूसरे को खो देते हैं उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी या फिर एक ऐसा प्रॉफिट जो आपने दूसरे को लेने के लिए उसको छोड़ दिया। अब अगर मैं आपसे ए और बी की बात करूं, बी हमारा बेस्ट, इन दोनों में बेस्ट बी ऑप्शन है, तो मैंने बी को सिलेक्ट कर लिया, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? 10%। समझ रहे हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब जब आप अवेलेबल ऑप्शंस में से एक को सिलेक्ट करके दूसरे को छोड़ देते हैं, तो जिसको आप छोड़ देते हैं उसके जो रिटर्न्स थे वो आपके लिए क्या हो जाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। प्लीज इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कहीं भी, इवन आपके किसी और पेपर में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अब हमें लॉस हुआ, इस लॉस को ही हम कहते हैं डिस्काउंट रेट। ये जो हम डिस्काउंट रेट पढ़ते हैं ना एमपीवी में, 10% और फिर उस पर वैल्यूज निकालते हैं, तो वो डिस्काउंट रेट ये होता है एक तरह से लॉस, कि मैंने, क्योंकि इस पैसे को मैं बैंक में डिपॉजिट ना करके मैं उसको प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, भले वहां से भी मुझे रिटर्न्स मिल रहे हैं, लेकिन ये रिटर्न्स भी मुझे मिल सकते थे, लेकिन इनको फॉरगॉन करके मैंने बी को सिलेक्ट किया है, तो उससे जो मुझे लॉस हुआ वो मेरा क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक्चुअल में लॉस नहीं होता, लेकिन अगर आप इसको इकोनॉमिक्स के टर्म्स में देखें तो हम इसको एक क्या मानते हैं? एक फॉरगॉन प्रॉफिट मानते हैं, ऐसा प्रॉफिट जो हमें नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद कर दो एक बार। रिपीट। जी मैम, मैम रिपीट कर दीजिए वाली। हाँ जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है मैम कि हमारे पास अगर दो ऑप्शंस हैं, ऑब्वियसली दोनों में से जो बेस्ट होगा हम उसको ऑप्ट करेंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन बेस्ट को ऑप्ट करने के लिए जो आपने नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव छोड़ दिया उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब एक तरह से हमारा लॉस हो गया 10% का इस बी ऑप्शन को लेने के लिए, जो मुझे ए ऑप्शन को छोड़ना पड़ा, दैट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, और इस लॉस को या इस कॉस्ट को ही हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। इसीलिए जब हम लोग अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देखते हैं या फिर जहां पर हम उसको प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम डिस्काउंट फैक्टर यूज करते हैं ना, कल हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, याद होगा आप लोगों को, जिसमें 1 फिर 1.1 1.21 ऐसे वैल्यूज आ रही थी ना, ये डिस्काउंट रेट होता है। तो ये जो डिस्काउंट रेट का कॉन्सेप्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से आया है। ठीक है, अब देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब, ये बात हम सबको पता है कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या है? डेप्रिशिएट हो रही है विद टाइम,
आज जो 10,000 रुपीज की वैल्यू है वो आफ्टर 5 इयर्स उतनी नहीं होगी, या 5 इयर्स छोड़िए, नेक्स्ट ईयर भी 10,000 की वैल्यू 10,000 नहीं रहेगी, वो डेप्रिशिएट कर जाएगी। इस कंडीशन में अगर आपने उस 10,000 रुपए को अपनी पॉकेट में रखा, अगर आपने उस 10,000 रुपए को कहीं लगाया नहीं, कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो पैसे की जो वैल्यू है आपकी वो फॉल करेगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मनी को इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं पर भी ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से वो हमें इंटरेस्ट मिले और जो मनी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होने के बजाय क्या हो, ग्रो हो जाए। समझ रहे हैं ये बात सबको पता है कि जो हमारी वैल्यू ऑफ मनी है वो डेप्रिशिएट होती है विद टाइम। अगर आपने सपोज आप 10,000 रुपए अपने घर में रख लीजिए आज, ठीक है, सपोज आज आप इस 10,000 रुपए में एक फ्रिज परचेज कर पा रहे थे और आपने सोचा कि मैं इस साल नहीं करूंगी, अगले साल मैं फ्रिज परचेज करूंगी। तो अगले साल जब आप फ्रिज परचेज करने जाएंगे इस पैसे से, तो वो फ्रिज 11,000 का हो चुका होगा, ठीक है। मतलब आज जो आप 10,000 रुपीज में परचेज कर सकते हैं, फ्यूचर में आप उतने रुपए में सेम परचेज नहीं कर पाएंगे। यही होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी विच इज डेप्रिशिएटिंग विद टाइम। तो इस चीज को, या कह लीजिए इस लॉस को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या कहती है, सेविंग्स करो, और ये सेविंग्स कहाँ करो, बैंक में करो, सो दैट कि आपका जो पैसा है उस पे इंटरेस्ट मिले, या फिर बैंक में नहीं करके आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कीजिए। मतलब पैसे को खाली मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप उसको खाली छोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक है। यस मैम। अब देखिए आगे, थोड़ा सा मैं स्पीड में ले रही हूँ आज, क्योंकि आज मुझे टॉपिक खत्म करना है। उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमारे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, फ्यूचर वैल्यूज को आज की डेट में देखना, फ्यूचर वैल्यूज को आज की डेट में देखना, वो हमारा होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। इसका फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइड्स बाय 1 प्लस आर। ये जो आर है वो हमारा डिस्काउंट रेट है, डिवाइड, और आपका ये क्या हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ इंटरवल्स या जितने भी आपके पीरियड्स हैं। टाइम, ये जो है एन आपका, ये टाइम डिनोट करेगा, और आर जो है वो आपका रेट जो भी होगा। और अगर आपको फ्यूचर वैल्यू में निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। ये आपका वही टाइम है, ये आपका रेट है। अगर आप लोग किसी ने कंपाउंड इंटरेस्ट किया हो तो अगर आप देखेंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है। यस मैम। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो यही बताता है कि Yes. अगर आप आज की रेट में आप इतना डिपॉजिट करते हैं, इस रेट से डिपॉजिट करते हैं, इतने टाइम के लिए डिपॉजिट करते हैं, तो फ्यूचर में आपको जो अमाउंट मिलेगी वो इतनी मिलेगी। सेम वही चीज आपकी यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे जो मेथड्स हैं, सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ये मैंने आज पहले से सॉल्व करके रखा है, इससे कि टाइम कम लगे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ा मतलब टाइम बहुत लग जाता है इसमें, इसलिए मैंने इसको पहले कर लिया। जरा एक बार आप इसको देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट ए है, ये हमारा प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए के ईयर्स 0 to 6, कैश फ्लोज, डिस्काउंट रेट हमने 10% लिया है, और ये कैसे आता है, ये आता है 1 प्लस आर और आपका एन, ये वाला फॉर्मूला लगा के। और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड्स बाय दिस। ये जो यहाँ से वैल्यू आएगी, इसको अगर मैं फ्यूचर वैल्यू को मैं इससे डिवाइड करूं तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला यही था। तो अब देखिए मैंने कैसे निकाला है। 0 to 6 हमारे ईयर्स है। फर्स्ट ईयर में ये जो 0 है ये प्रेजेंट है, इस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम। इन सारे वैल्यूज को हम इस दिन में लेकर आ रहे हैं। इस दिन में मतलब आज की रेट में। सपोज आज की रेट में मैंने 2,000 रुपए खर्च किए, और उन 2,000 रुपए को खर्च करके मुझे जो ईयर बाय ईयर इनकम्स हो रही हैं, इन इनकम्स की आज की रेट में क्या वैल्यू है,
2 साल बाद जो 500 रुपए हैं वो आज की रेट में कितने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, हमारा 10% था, तो आज की रेट में तो 1 की वैल्यू 1 ही होगी। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या होगा, 1 प्लस मेरा रेट कितना है 10%, तो 0.1 हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ जाएगा 1.1 यहाँ पर। फिर उसके बाद जब मैं पावर 2 करूंगी तो आप कैलकुलेटर में कर लीजिए, 1.1 इंटू 1.1 कीजिए तो 1.21 1.21 आया। अब इक्वल्स टू का साइन दबाते रहिए, जी, ये वाली वैल्यू आई। यस फिर उसके बाद दबाइए 1.4641 आ जाएगा। यस मैम, फिर एक और बार दबाएंगे तो 1.6105 आएगा, और फिर 1.7716 आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन से आपको एक बार 1.1 इंटू 1.1 करेंगे और फिर इक्वल्स टू दबाते रहेंगे तो आपकी ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब आप देखिए जरा यहाँ पे, फिर मैंने क्या किया, जो मेरा डिस्काउंट रेट है, मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि जो मेरे 1 रुपए की वैल्यू है ना, वो अगले साल क्या होगी, डेप्रिशिएट करेगी। तो मैंने क्या किया, इसको 350 डिवाइड्स बाय फ्यूचर वैल्यू 350 है ना, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, देखिए प्लीज। फ्यूचर वैल्यू ये हमारी, इसको हम फ्यूचर वैल्यू लेके चल रहे हैं, 350 डिवाइड्स बाय 1.1 318, मतलब एक साल बाद जो मुझे 350 रुपए मिलने वाले हैं, आज की तारीख में उसकी वैल्यू 318 रुपीज है। ठीक है, ऐसे ही हम सबकी वैल्यूज निकाल लेंगे, तो ये हमारी सबकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ये जो कैश फ्लोज है, इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ये आई है। फिर उसके बाद जब मैंने इन सब वैल्यूज को टोटल किया, सारी वैल्यूज को टोटल करके उसको मैंने आउटफ्लो में से माइनस किया, तो मेरा आंसर क्या आया 564.02। सेम चीज जब मैंने प्रोजेक्ट बी में अप्लाई की तो मेरा जो एनपीवी आया वो आया 373.33। याद रखिए मैं क्या फॉर्मूला लगा रही हूँ एनपीवी में, कि हमारा जितने भी इनफ्लोज है माइनस आउटफ्लो, इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो माइनस आउटफ्लो। जी सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज, और आउटफ्लो तो ऑलरेडी हमारा प्रेजेंट वैल्यू में है ना, इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसी डेट में तो सबको ला रहे हैं, तो इसको तो जी मैम। मैडम किसको किसको किया सर प्लस एक कैश माइनस किया, जितने भी आपके इनफ्लोज आएंगे ना, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज यहाँ से लेके यहाँ तक 181 से 225 तक, जब आप इन सबका टोटल करके जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसमें से 1500 माइनस कर दीजिए, फिर आपका एनपीवी आ जाएगा। एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस आउटफ्लो, तो ऑलरेडी हमारा प्रेजेंट में। ठीक है, आ रही है यही वाली वैल्यूज 564.373। अब देखिए, अब हमें करना है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब अब हमें क्या करना है, अब हमें डिसीजन लेना है। देखिए डिसीजन कैसे लेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं एनपीवी में कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। yes. अगर पॉजिटिव आता है तो एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव आएगा तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन दोनों का पॉजिटिव आ रहा है, फिर क्या देखेंगे हम। देखिए अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया तो बात वहीं खत्म हो गई, जो पॉजिटिव होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव आ गए तो फिर क्या देखेंगे हम कि ज्यादा फिर रिटर्न्स किस में मिल रहे हैं, तो ज्यादा हमें किस में मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट ए में। तो अगर मैं एनपीवी मेथड के अकॉर्डिंग देखूं तो एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए इज मोर देन प्रोजेक्ट बी, तो कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, ए। ठीक है, क्लियर है सबको। अब आते वो तो हैं ठीक है मैम, लेकिन अभी तो इन्वेस्टमेंट जो आउटफ्लो है हमारा, इसका जी ये वो परसेंटेज में निकालना पड़ेगा ना, उसको नहीं निकालना पड़ेगा।
सब जैसे परसेंटेज इसका में हम आउटफ्लो है 2000, इसका आउटफ्लो जी है 1500, उसको तो परसेंट में निकालने के बाद हम पता कर सकते हैं ना। नहीं सर, हाँ? ऐसे नहीं करते हैं सर हम। जरूरी नहीं है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो दोनों में सेम हो, ठीक है सर। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसको प्रोपोर्शनेट लाएंगे या हम इनको सेम करने के लिए कोई परसेंटेज करेंगे, ऐसे नहीं होता है सर। जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है या प्रोजेक्ट है वो अलग हो सकती है, ठीक है सर। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए ये जो मेथड है इसकी कैलकुलेशन भी टफ है, इसका फॉर्मूला भी टफ है, और आंसर इसका निकालना महाभारत है। तो अब हाँ आप मैडम। देखिए, मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ठीक है। एग्जाम में आपसे इतना लेंदी क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। ये जो है ना सर, ये मेथड अगर आप इसको एक्सेल में फॉर्मूला लगा के वहां से तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ वैल्यूज चेंज करेंगे तो आपको रिजल्ट तुरंत तुरंत मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप इसको मैनुअल कैलकुलेशन से करते हैं सर, तो बहुत मुश्किल है इसका आंसर लाना। मैं बताती हूँ कैसे। पहले आप मेथड इतना समझिए। बड़ा क्वेश्चन आता है क्या एग्जाम में? मैम पूरा क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, लेकिन उसमें से ना कुछ भी आपसे बीच में वैल्यू पूछ लेंगे। सपोज आपको 6 इयर्स ना देके सिर्फ 2 ईयर, दोनों उसमें प्रोजेक्ट्स में हाँ, 2-2 साल 2-3 दे ईयर देंगे, दे सकते हैं। है ना सर। मैडम मैडम मैम, आउटपुट आप दे लोग के ना पूरा वो लोग शायद एग्जाम्पल भी इंटरप्रिटेशन एग्जाम्पल भी पूछते हैं। जी सर, ऐसे भी कर सकते हैं मैम कि आपको कोई कैलकुलेशन ना दे, सीधा आपको ये वाली वैल्यूज दे दे कि प्रोजेक्ट ए का 564 है एनपीवी और इसका ये है। यस। तो तो बताइए मैम हम कौन लोग सा का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा एज पर एनपीवी। जी, हाँ मैडम ऐसा पूछते हैं। जी तो मैम तो हम लोग को ना मतलब ऐसे जैसे समझा रहे हैं ना, तो 6 साल ना करके 4 साल करके ही समझा सकते हैं ऐसा, ताकि समझ में आ जाए और जी मतलब जल्दी हो जाए। नहीं, अरे एक समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, बढ़िया है जी ये। मैम, मैडम ये मैंने स्मार्ट क्या किया है नहीं नहीं अच्छा तो है। सर, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इस एक क्वेश्चन में मैं आपको सारे मेथड्स करा दूं, सारे ही आ जाए। अच्छा ठीक है अच्छा, सर। ठीक है। तो हो आप लोग जाएगा। समझते चलिए बस। जी अब मैडम देखिए नेक्स्ट, मैडम मैडम IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पर हेलो क्या होता है मैडम, सर, जी बोलिए। ऊपर ऊपर वाला एनपीवी में वो जी प्लस सर, 564 एंड प्लस 373 कैसा है मैडम? सर ये हमने कैलकुलेशंस की है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड्स बाय 1 प्लस आर टू द पावर ओके n। और सर इसमें पहले हमने ये 1 प्लस आर टू द पावर n को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, ये हमने वैल्यूज निकाल ली है ईयर वाइज, और फिर हमने सर इस फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर दिया है इस डिस्काउंट फैक्टर से। तो ये वाली वैल्यूज आ गई हैं आपकी 318 से लेके 338 ओके तक। फिर सर इन सबका एडिशन किया, इस एडिशन को 2000 में से माइनस कर दिया, तो 564 आ गया सर। ओहो, ठीक ये है 2000 से माइनस करना है मैडम? जी सर, ये सब टोटल, ठीक है ठीक है। ठीक है सर। और याद रखिएगा तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो माइनस इनफ्लो नहीं। 2000 माइनस करना है जितना इनफ्लोज आए उसमें से। जी सर, ये जितना भी टोटल आएगा 318.18 से लेके 338.68 तक, जितना भी टोटल आएगा उस टोटल में से 2000 माइनस कर दीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन में आंसर 2000 564 आ देगा जाएगा। मैडम? जी सर, क्वेश्चन में 2000 देगा? जी यस सर, मैडम, थोड़ा समझ में ऐसे लेमन लैंग्वेज में थोड़ा बता दीजिए। सपोज हम एक ये प्रोजेक्ट में 2000 रुपया लगाए, वो जी पहले सर, साल 350 रुपया दिया, दूसरे साल जी में 500 रुपया दिया, तीसरे साल में 600 रुपया दिया, और ये ऐसे दिया जो उसका प्रेजेंट वैल्यू हम सब निकाले, और जी प्रेजेंट सर, वैल्यू सब निकाल के जितना आया उसमें से 2000 रुपया माइनस किया, जो जी हम सर, पहले इन्वेस्ट किए थे वो बच जी गया, सर, ये हमारा फायदा। जी सर, ये बात प्रॉफिट ही समझ लीजिए। ये जो एनपीवी है, आप ये सोचिए ये जो 564 है ये प्रॉफिट है, कि मतलब मुझे जो टोटल इनकम्स हुई उसमें से मैंने खर्चा किया था वो माइनस करने के बाद जो मेरी वैल्यू बच रही है वो 564 बच रही है सर। मतलब इन्वेस्टमेंट माइनस इनकम है ना मैडम? जी, इनकम इन्वेस्टमेंट माइनस माइनस इनकम, उल्टा है। जितनी भी आपकी इनकम्स है उसमें से इन्वेस्टमेंट या खर्चा जो आपने किया है 2000 रुपए का उसको हटा दीजिए, उसके बाद देखिए कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। मैडम एक चीज,
जैसे पूछिए। प्रोजेक्ट ए में अपने 2000 रुपए लिए और प्रोजेक्ट बी में 1500 रुपए लिए, जी सर, जो तो टोटल आपको ऐसा लग रहा है कि इसका जो कंपैरिजन है वो फेयर नहीं है। हाँ सर देखिए, बिजनेस में हम इस चीज को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि सर जरूरी नहीं है कि दो प्रोजेक्ट्स की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम हो। जी, ठीक है सर, तो इसलिए हम इस चीज को अभी कंसीडर यहाँ पर कैपिटल बजटिंग में नहीं करते हैं सर। बहुत सारी अच्छा। ऐसी जगह जहाँ पे कंसीडर करते होंगे, लेकिन कैपिटल बजटिंग में ये मैटर नहीं करता कि ये 1500 रुपए का और ये 2000 रुपए का, तो हम इनका कंपैरिजन कैसे कर पा रहे हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना है सर, दो प्रोजेक्ट है, एक की कॉस्ट इतनी है, उससे इनकम्स इतनी है। अब आप ये भी तो देखिए सर, अगर इस ये 2000 का है तो ये इनकम्स भी तो ज्यादा जनरेट कर रहा है, 350, 500, 600, 800, और आप 1500 वाले को कंपेयर कीजिए। फिर हाँ तो सर हमें हर जगह कंपैरिजन लगाना पड़ेगा ना। सही। ठीक है सर, तो इस चीज को हम कंसीडर कैपिटल बजटिंग में नहीं करते। ठीक है सर, ओके। तो आप लोगों को एनपीवी का आंसर देखना आ गया ना। मेन चीज इंटरप्रिटेशन है, कैलकुलेशन तो आपके हाथ में कैलकुलेटर है और आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट है तो कर ही लेंगे। मेन चीज ये है, दो चीजें याद रखनी है एनपीवी में। पहली चीज देखते हैं कि जो आंसर आ रहा है आपका वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नेगेटिव है तो बात वहीं खत्म, नेगेटिव होते ही रिजेक्ट। लेकिन अगर पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो फिर हम दूसरा मेथड लगाएंगे कि ज्यादा कौन सा है। फिर तो यही देखेंगे ना, अगर दोनों ही अच्छे हैं तो देखेंगे विच वन इज मोर प्रॉफिटेबल। तो जो प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट ए इज मोर प्रॉफिटेबल। क्यों? क्योंकि उसका जो एनपीवी है वो 564 है और इसका 373 है। ठीक है सर, अब आ जाइए जरा आईआरआर पे। अच्छा, ये जो आईआरआर मेथड है इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब एनपीवी इतना अच्छा मेथड हमारे पास है तो क्यों, क्या जरूरत है इसकी, कोई बता सकता है? इसमें देखेंगे जब हमारा जीरो कब हो रहा है वो रेट ऑफ रिटर्न जो। सर वो तो तरीका हो गया ना जी, वो तो आपकी बात सही है कि हम इसमें जीरो निकालना देखते हैं, लेकिन क्या जरूरत है? एनपीवी अच्छा मेथड तो है, जी। इसकी क्या जरूरत है फिर? IRR क्या है मैम? आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक मेथड है मैम कैपिटल बजटिंग का। कैपिटल बजटिंग से आंसर निकालने के लिए या कौन सा प्रोजेक्ट बेटर होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए एक और मेथड है, जैसे कि एनपीवी हमने ऊपर किया। जिस परसेंटेज में हमारा आईआरआर जीरो होगा मैम, उससे अगर हमारा अच्छा होगा परसेंटेज वो हम ले सकते हैं, और उससे कम जी होगा सर। तो नहीं लेंगे। ये वाली इजी हो जाएगा हमें। जी देखिए सर, वो सब तो इसके मीनिंग हो गई। अब आप कारण समझिए। आईआरआर का जो आंसर है वो आता है परसेंटेज में, एनपीवी का जो आंसर है वो आता है अमाउंट में। ठीक है, अभी जो सर एक बात कह रहे थे कि अमाउंट में कंपैरिजन करना, देखिए ऐसा नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन जब हम अमाउंट में कंपैरिजन करते हैं तो हम क्लियरली उस चीज को ना, मतलब कहीं ना कहीं खटकता रहता है। जैसे अभी जो सर अभी पूछ रहे थे कि यहाँ तो 2000 है, यहाँ पे 1500, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बात पच नहीं रही, थोड़ा ऐसा लगता है कि कंपैरिजन अच्छा नहीं है। लेकिन उसी उसमें अगर मैं आपको कहूं कि ये चीज, ये जो प्रोजेक्ट है वो 10% का हमें रिटर्न्स दे रहा है, ये वाला 12% का दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? फटाफट से 12 वाला एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है सर, अमाउंट वाले में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ये 524 दे रहा है, ये 300 समथिंग दे रहा है, तो हम इतना मतलब फिर हमें सोचना पड़ता है कि ये जो 524 है, फिर कंपैरिजन करना पड़ता है कि अमाउंट कितना डाला था। अच्छा 2000 के हिसाब से 500, 1500 के हिसाब से 300, तो देख अगर आप वैसे देखें बराबर से नहीं लग रहे। अगर आप इसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से अगर आप इसको कंपैरिजन करें, 2000 लगा के 524 रुपए मिल रहे हैं, 1500 लगा के 324 रुपए मिल रहे हैं, हल्का सा सिमिलैरिटी तो आ रही है ना इसमें। ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं कहीं दोनों ही ठीक से तो हैं। वो तो ठीक सिमिलर है लग सर। रहा है उनसे। जी सर, सर कहेंगे मेरे को तो पहले से डाउट था इस मेथड पे, डाउट है ना सर? इसके डाउट ये था मैडम कि ज्यादा पैसा लगा रहे हैं तो ज्यादा मिल रहा है, कम पैसा लगा रहे हैं तो कम मिल रहा है। जी हाँ हाँ, ये हाँ। बस तो इसी का ये solution डाउट था। IRR में है। हाँ जी, इसी का सोल्यूशन आईआरआर में है। तो सर ये डाउट और लोगों को भी हुआ और उन्होंने नए मेथड को
एग्जिस्टेंस में ले आए, वो मेथड है हमारा IRR। तो ये जो रिजल्ट्स देता है सर, ये परसेंटेज में देता है, तो हमें डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। फिर हमारे दिमाग में कोई भी इफ या बट नहीं आता कि अच्छा यहाँ तो 2000 लगाए, यहाँ तो 1500 लगाए, उस हिसाब से तो 300 वाला भी ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूजन्स या ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी IRR में नहीं आती है, इसलिए इस मेथड को एग्जिस्टेंस में लाया गया है। अब ये मेथड है क्या, देखिए मैम परसेंट तो उसमें भी निकाल सकते थे ना जब इनफ्लो आउटफ्लो आ गया तो। मैम इसमें अगर आप परसेंटेज निकालेंगे भी ना, तो आप किसके प्रोपोर्शनेट में निकालेंगे? 2000 के प्रोपोर्शनेट में निकालेंगे। यस मैम, जैसे 564 आया है जी तो 2000 में से इसको परसेंट निकाल लेंगे, इधर 1500 में से जी। वही हो रहा है, लेकिन उसी में आगे अगर Actually, आप मैडम- करेंगे तो करेंगे तो 2000 के साथ ही ना मैम, जी मैम। वो है ना? कंपैरिजन यहाँ- बराबर का लग जी। नहीं रहा है उसमें। यहाँ पर जो है, यहाँ पर अलग कहानी होती है। यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती। डायरेक्टली हम एक ऐसा परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं जहां पर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिस्काउंट रेट है वो और IRR जो है वो हमारा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और एक चीज आपको याद रखनी है, ये आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली MCQ में भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ना यहाँ पे लिखा है। देखिए इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। डिस्काउंट रेट एंड NPV आर इनवर्स इन रिलेशन। कैसे इनवर्स होते हैं कि अगर आपका डिस्काउंट रेट बढ़ेगा तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू घटेगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी मैंने यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, अभी हमने 10% पे किया था ना ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व, तो NPVs कितने आए थे? ये आए थे NPVs। तो 10% पे मेरे जो NPVs हैं A और B प्रोजेक्ट के, वो 500 और 300 समथिंग आया। अगर मैंने यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखाई नहीं है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है यही आएगा। अब देखिए ये क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को, डिस्काउंट रेट को 10 से 15 कर दिया। 10 पे तो मुझे पता है आंसर क्या आ रहा है, 524324 आ रहा है। अब मैंने डिस्काउंट रेट को चेंज करके 10% की जगह 15% लिया। तो जब मैंने 15% लिया तो मेरे जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वैल्यूज जो आई वो ये आई 191 और 87। अब आप देखिए मैंने क्या किया, डिस्काउंट रेट बढ़ाया, उसका रिजल्ट क्या आया, मेरे NPVs कम हुए कि नहीं हुए? ठीक है सर। यस मैम। देखिए तो इतनी बात आपको समझ में आई। इसका मतलब जैसे जैसे हम डिस्काउंट रेट बढ़ाएंगे वैसे वैसे NPV कम होगा। इस बात को, इस रिलेशनशिप को आपको याद रखना है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए IRR का क्या होता है। IRR अगर आपका ग्रेटर देन R है तो इसको हम अच्छा मानते हैं और उस प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आपका IRR इज इक्वल्स टू R होता है तो आपका NPV उस केस में क्या आता है, उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन और भी कुछ कंडीशंस होती हैं वो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है मैडम ये सब सर, इसका मतलब कि, जी बताइए। मैडम इसका मतलब कि प्रोजेक्ट में नो प्रॉफिट नो लॉस, बस जीरो का मतलब यही हुआ कि कुछ और? नहीं सर, नो प्रॉफिट नो लॉस तो नहीं, हम इसमें एक ऐसी वैल्यू पे पहुंचना चाहते हैं। देखिए यहां पर सर ऐसा नहीं है कि हम ये वाली वैल्यू निकालने के बाद फिर इस वाले प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं सर, हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा रेट है जहां पर डिस्काउंट रेट हमारे IRR के बराबर होगा। क्योंकि अगर हमें वो चीज पता चल जाएगी तो हम फिर क्या करेंगे, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि हम इस अमाउंट से नीचे तो नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं, हम लोग यहाँ से एक ऐसा रेट निकालेंगे जिसके लिए हम लोग अपने आप को फिर रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे कि ये है हमारा वो रेट जो हमें प्रॉफिट देगा ही देगा। तो उसके लिए हमें ये जीरो वाली वैल्यू निकालनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जो आपकी ये वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो। ठीक है, अब आप देखिए IRR मेथड क्या है। IRR इज दैट परसेंटेज एट विच NPV बिकम्स जीरो। ठीक है सर, हम ऐसा IRR
पहले फाइंड करेंगे, लेकिन हम एक्सेप्ट वो करते हैं जिसमें आईआरआर ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया 10% पे हमारे एनपीवीज 524 324 है। फिर मैंने क्या किया, डिस्काउंट रेट को बढ़ाया तो एनपीवीज कम हुए 19187 आए। ठीक है, अब मुझे एक चीज तो पता है कि अगर मुझे एनपीवीज को जीरो करना है तो मुझे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को, मतलब डिस्काउंट रेट को और बढ़ाना पड़ेगा। अभी हमने यही तो पढ़ा ना कि Yes, ma'am. जैसे जैसे आर बढ़ेगा Yes, ma'am. एनपीवी कम होगा। तो अभी मैंने कम होगा। बढ़ा के 15 पे चेक किया तो 19187 आया, मतलब अभी भी जीरो पे नहीं आया। इसका मतलब मुझे इसको फर्दर इंक्रीज करना पड़ेगा। देखिए जो आईआरआर है ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, पर वो फॉर्मूला आपका हर जगह नहीं लगता, वो सिर्फ तभी लगता है जब आपको दो आपको रेट्स दिए होते, तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगी। लेकिन अभी आप नॉर्मल आईआरआर समझिए। आईआरआर जो है उसका अपना ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप उसमें वैल्यूज पुट करें और आपको सीधा वो रेट मिल जाए जिसपे एनपीवी जीरो होगा। इसका एकमात्र रास्ता जो है वो होता है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड, कि करते करते देखते रहिए, जहां पे जीरो आ गया वो आपका आंसर हो गया। एग्जाम में तो ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइए, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए अब मैंने क्या किया, 20% लगाया। ठीक है, 15 पे बात नहीं बनी, कम हुआ लेकिन अभी भी जीरो नहीं आया, तो मैंने सीधा 20% लगाया। ये मैंने कैलकुलेशंस की थी। 20% पे जो डिस्काउंट रेट्स हैं वो ये आ जाएंगे आपके, जो मैंने यहाँ पे लिखे। और फिर प्रोजेक्ट ए के जो कैश फ्लोज थे उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया और बी वालों को भी कन्वर्ट कर लिया, तो वैल्यू आई 1894। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करते हैं, तो ये जो मेरे एनपीवीज आए ये मेरे नेगेटिव में आ गए। ठीक है, बात समझ में नहीं आई, दोबारा सुनिए। मैंने 15% लगा के देखा तो जीरो नहीं आया, फिर मैंने सीधा 20% लगा के देखा। ठीक है, तो 20% लगा के देखने से मेरी जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव में आ गई। तो इसका मतलब यहां से एक बात तो श्योर है कि देखिए अगर मेरा 20% पे नेगेटिव आ रहा है, 15% पे पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर जो है वो इन दोनों के बीच में 17-18। तो मैम ये अपने जी। से देखना पड़ेगा कि 20% में मैम, नेगेटिव। हाँ जी मैम, देखिए ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपके एग्जाम में, पहली बात तो, जी क्योंकि इतना कैलकुलेशन अब वो आपसे करवा नहीं सकते। लेकिन वो एक चीज कर सकते हैं मैम, वो ये कर सकते हैं कि आपको बोलेंगे कि आर जब हमने 20 रखा तो एनपीवी ये आई, जब हमने आर 15 रखा तो एनपीवी ये आई, तो वो डायरेक्टली आपको रेट देके और ये कैलकुलेशन देके, ये वाली जो मैंने अभी कैलकुलेशन करी है ये वैल्यूज को देके तब वो आपसे पूछ लेगा। ठीक है ओके मैम, मैम। तो आपको ये इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं कौन सा करनी प्रोजेक्ट पड़ेगी। वायबल है? जी, अब देखिए तो हमें यहाँ से क्या मिला, जो मैंने अभी हिट एंड ट्रायल किया 15 और 20% लगा के, मुझे एक रेंज मिल गई। ठीक है, वो रेंज मुझे मिली कि जो मेरा आंसर है या जो मेरा आईआरआर है वो 15 से 20 की रेंज में है, क्योंकि 15 पे पॉजिटिव आया और 20 पे कितना हो गया नेगेटिव, तो जीरो कहीं बीच में ही तो होगा। समझ रहे हैं? यस मैम। देखिए सर, ये जो मेथड है ना, इस मेथड में प्रॉब्लम क्या है, वो लोग खुद तो इस मेथड को एक्सेल शीट से करते हैं, तो वहां पे तो क्या होता है, आप लोगों को में से ज्यादा पता होगा इस चीज का, कि वहां पे क्या करते हैं, एक वैल्यू पुट करते हैं और फिर सारी वैल्यू सीधा आपका आंसर आ जाता है ना। अच्छा अभी ना सेशन एंड होगा 1 मिनट में, तो अभी हम लोग रिज्वाइन करेंगे, तो आप लोग प्लीज एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा जितना अभी मैंने बताया। ठीक है, बस होने वाला ही है, मैं कर ही देती हूँ रिज्वाइन। ठीक है, आप वेट कीजिए प्लीज।
हेलो सर, वो ना एक बार लिंक भेज दीजिए, बाकी तो मैंने कर दिया है। हाँ जी सर, मेल कर दिया, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर दी है, बस आप लिंक भेज दीजिए जी। देखिए, तो हम लोगों ने ये हिट एंड ट्रायल अप्लाई करके हमने एक रेंज फाइंड आउट कर लिया कि 15 to 20 में हमारा IRR आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा, अब देखिए, अभी हम अगर और हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, ये इसके बाद मैंने कैलकुलेशंस की नहीं है, इसको मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया कि जो प्रोजेक्ट ए है उसका जो IRR है वो आपका 18.1% है, और जो प्रोजेक्ट बी है उसका 16.8% है। तो दोनों के हमें IRR मिल गए। तो अब हम देखेंगे इन दोनों में से किसका IRR ज्यादा है, उस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ए का IRR ज्यादा है तो ए प्रोजेक्ट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पर एग्जाम में आप लोगों से कैलकुलेशन नहीं पूछेंगे, उस चीज की आप टेंशन मत लीजिए, इतना लेंथी क्वेश्चन वो आपको दे भी नहीं सकते एमसीक्यू में। ठीक है, आपको वैल्यूज देंगे। मैडम ये उससे कैसे related- डिसाइड हुआ IRR किसका ज्यादा है, एक बार और बताइएगा इसको, जी लास्ट सर। पॉइंट। सर जैसे अभी हमने हिट एंड ट्रायल अप्लाई किया ना, मैंने पहले 15 लगाया, फिर 18 लगा, 18 नहीं 20 लगाया, तो वहां से मुझे एक रेंज मिल गई कि इस रेंज में कहीं पर एनपीवी 0 आएगा। तो यहाँ पर आगे ये मैंने सोल्यूशन किया नहीं है, अगर आप और हिट एंड ट्रायल करते रहेंगे तो आपको जो ए प्रोजेक्ट की वैल्यू है वो 18.1 पे मिलेगी एनपीवी 0, और प्रोजेक्ट बी की आपको 16.8 पे मिलेगी। ठीक है सर, एग्जाम में भी आपको स्टेप बाय बताइए। स्टेप करके देखना होगा क्या? नहीं जी मैम, सर, इसमें इसमें आपका फॉर्मूला है ना मैम? ये सर वो वाला फॉर्मूला में भी बता रही हूँ, अभी जी। बता रही हूँ, लेकिन जनरली इसमें हिट एंड ट्रायल करते हैं, और अगर हमारा वहां से फिर हम चेक करते हैं, और देखिए जैसी हमें रेंज मिल जाती है, एक्चुअली ये जो मेरी रेंज है ये थोड़ी ज्यादा एक्सटेंसिव आ गई है, अदरवाइज जो रेंज है जनरली वो ऐसे होती है, सपोज 10 to 11, मतलब सिर्फ 1% का डिफरेंस होता है नॉर्मली। ठीक है, तो हमारी रेंज क्योंकि ज्यादा है, तो अगर मैं उसमें फॉर्मूला लगाऊंगी भी तो हमारा जो आंसर है वो नहीं आ पाएगा शायद। ठीक है सर, तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है आपको एग्जाम में जिस तरह से वैल्यूज नहीं तो आ गिवन जाता होगी। है सर मैम, तो आ तो जाता है। नहीं सर, क्वेश्चन तो आता है फॉर श्योर, लेकिन इतनी सारी कैलकुलेशंस नहीं पूछेंगे आपको। अगर वो नेगेटिव वैल्यू दे दिया, जो आईआरआर का एनपीवी, नेगेटिव एनपीवी में ये वैल्यू है, पॉजिटिव जी एनपीवी में ये वैल्यू है, तो जी इसका आईआरआर कितना, ये पूछता है हाँ मैडम। जी सर, पूछता है, लेकिन जो उनकी रेंज होगी ना एग्जाम जी। में,
वो इतनी एक्सटेंसिव नहीं होगी जितनी मेरे एग्जाम्पल में आई है। ठीक है सर, देखिए मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देती हूँ और इस वाले को मैं अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, आंसर भले ही मैच ना करे लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है सर, आंसर क्यों नहीं मैच करेगा वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैच कर हमारी जो जाएगा। रेंज है वो थोड़ी ज्यादा आई है। अब देखिए, यहां तक तो निकालना सीख लिया ना आप लोगों ने, रेंज कैसे निकालेंगे। यस मैम। अब इसके बाद फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला लिखवाती हूँ मैं जरा। मिनिमम आईआरआर, मिनिमम आईआरआर, मिनिमम रेंज जो है, मिनिमम वाला, जी मिनिमम परसेंटेज, हाँ जी, एक प्रॉपर फॉर्मूला लिखवा दो। मिनिमम परसेंटेज। ये इस तरह से होता है सर, देखिए अब मुझे नहीं पता आप लोगों के पास कौन सा फॉर्मूला होगा, पर मोर और लेस डिस्काउंट रेट से प्लस जी आर ए प्लस, अभी मैं इसको बता दूंगी किसको क्या कहते हैं, एनपीवी ऑफ ए डिवाइड्स एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी, और यहाँ पर आर बी माइनस Difference. आर ए। देखिए जी यही जो है। आपका आर ए है वो है आपका लोअर रेट, हमारे में क्या है वो 15%। 15%। ठीक है, जो आपका आर बी है ये है आपका हायर रेट 20%। जी। और ये एनपीवीज हम निकाल चुके हैं, अभी मैंने भी अपने क्वेश्चन में निकाली हुई है, 15 वाली भी है और 20 वाली भी है। तो एक बार जरा वैल्यू से लिख लेते हैं, एनपीवी ऑफ ए चाहिए हमें और एनपीवी ऑफ बी चाहिए, बी चाहिए। 15 वाला चाहिए ये अभी। और ये चीज याद रखिएगा, ये एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट का निकलेगा, दो का एक साथ नहीं निकलेगा। पहले हम ए का देखते हैं, प्रोजेक्ट प्लस क्या था हमारा एनपीवी, ये हाँ ये जरा एक बार इसको नोट कर लीजिए प्लीज, मुझे बता हाँ। दीजिएगा नीचे। हमारा 15% पे है 191.44 और 87.57, ये ए का है ये बी का है। तो 20% पे ए का है -105.67 और बी का है 139. एनपीवी कहाँ है मैम वही? अच्छा तो ये 191.44। एनपीवी, हाँ जी ये निकाले थे ना हमने, ये मैंने यहाँ पे लिखा था, ये जी जी। ये 15% पे और ये 20% पे। ठीक है, अब जरा नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। पहले प्रोजेक्ट ए की करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 15 प्लस एनपीवी ऑफ लोअर रेट का कितना था 191.44। 15% पे मेरा प्रोजेक्ट ए की जो वैल्यू थी एनपीवी वो ये था 19.44 और ये 191.44 माइनस, और मेरा 20% पे कितना है 105, और याद रखिएगा माइनस में है ये 105.67 इंटू 20 माइनस 15। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 15 प्लस 191.44, अब 191.44 में ये प्लस होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 18.22 है मैम। 191.44 प्लस 105 297.11 297 जी 297.11 297.11 into into 5। 5 yes इसको तो further solve करते हैं। 18.22 है। 15 प्लस
अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं 191.44 डिवाइड्स बाय 3.22 297.11 into into 5 5, तो ये आएगा 3.22 3.22, तो ये हमारा आ रहा है 18.22 18.22। ठीक है, ऐसे ही आप लोग दूसरे का निकाल लेंगे। चलिए हो जाएगा। अच्छा, पहले तो आप ये देखिए कितना है आंसर, 18.22%। अप्रोक्सीमेटली मतलब अगर आप अप्रोक्सीमेटली में देखेंगे तो हो सकता है मैच कर जाए, एग्जैक्टली तो नहीं करेगा क्योंकि हमने पूरी वैल्यूज नहीं ली है ना। ये जो पॉइंटों में रहेगा जी, पॉइंट्स में हमने पूरी वैल्यूज को कंसीडर नहीं किया है, अगर करते तो एग्जैक्ट सेम भी आ जाता। इसका कितना आया था 18 ये था ना 18.1 आया था, तो हाँ हमारा 18.2 आ रहा है, कोई बहुत ठीक। मेजर डिफरेंस नहीं है। क्योंकि देखिए एक चीज याद रखिएगा, मैंने भी आपके क्वेश्चंस देखे थे, तो उसमें जो आंसर है ना वो इस तरह से पूछा है 18, 11, 17। मतलब अगर आपका आंसर इस तरह से आता, सपोज आपका 18.1, 18.2 आया, तो अप्रोक्सीमेशन में पूछा है आंसर। ऑप्शंस इस तरह से नहीं है कि 18.1, 18.2 इस तरह से ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस बहुत इजी है कि अगर आपका आंसर नियर अबाउट भी आया तो भी आप राइट आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? जिनको नहीं आया प्लीज पूछ लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम थोड़ा लेंदी लगा मुझे। मैम लेंदी इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी आप सारी कैलकुलेशंस एक साथ देख रही हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए जरा मैम, जो अभी मैंने नीचे कैलकुलेशंस की हैं, क्या वो ज्यादा लेंदी थी? जो वही जस्ट वो मैंने मुझे नीचे बताइए। की है क्वेश्चन में नहीं, वो आएगा। ये जो टेबल मैं टेबल पे दिया रहेगा ना, गिवन होगा टेबल। जी, ये देखिए ये जो मैंने यहाँ पे किया है ना मैम, आपको बस इतना करने को आ सकता है एग्जाम में। इतना ये तो जो हो मैंने जाएगा मैम। है ना, बाकी वैल्यूज वो तो मैम मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन दिखाने के लिए फॉर्मूला मैंने खुद से ये जी फॉर्मूला याद रखना होगा, है ना मैम? हाँ जी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट ए का निकाला तो प्रोजेक्ट ए की वैल्यूज पुट कर दी। देखिए जो रेट है वो तो दोनों के आएंगे, दोनों आएंगे जो रेंज आई है हमारी, लेकिन वैल्यूज किसकी पुट करेंगे आप, एनपीवीज किसके पुट करेंगे, प्रोजेक्ट ए के। ऐसे ही आप बी वाला निकाल लीजिए। ठीक है, थोड़ा लेंदी है बस, नहीं तो इजी है। एनपी भी निकालना तो आना चाहिए, वो भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, देखिए सर मैंने आपको हर तरीके से बता दिया। जी जी अब क्वेश्चन जिस तरह से पूछेंगे ना, आपको बस ये पता है कि आपको तरीका पता है। बाय चांस अगर उन्होंने 1% नहीं दिया और इसी चीज पे सर 5 क्वेश्चन पूछ लिए ना, तो वहां आप सोचेंगे कि यार एनपीवी निकालना क्यों नहीं सीखा था। नहीं। ठीक सही है बात सर, है। क्योंकि अकाउंटेंसी जो आपके वो है, कौन से क्वेश्चंस थे, फाइनल अकाउंट्स वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन है। एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया, उसके रिगार्डिंग 4-5 क्वेश्चंस पूछ लिए, तो वहां पर है ना, तो आपको सब कुछ आना चाहिए एग्जाम मैडम में। जी पूछिए मैम। मैडम ये रेंज करके पूछेगा क्या, रेंज निकालने के लिए ऐसे? नहीं मैम, वो तो रेंज तो मैंने निकाली है हिट एंड ट्रायल करके। आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं देंगे, आपको एग्जाम में रेंज ये वाला दे सकते हैं जी। आपको ना वो ऐसे दे सकते हैं मैम कि जो लोअर रेट है वो 15 है, हायर रेट जो है वो हमारा 20 है, एनपीवी लोअर रेट वाले का मतलब 15% वाले का 191 पॉइंट समथिंग है, और एनपीवी ऑफ 20 वाले का -105 समथिंग है। तो ये आपको सेट ऑफ इंफॉर्मेशन देंगे, बस आपको फॉर्मूले में अप्लाई करके आंसर निकालना है। और आंसर भी फिर तो जो इजी ऑप्शन होगा ना वो आपके इस तरह से होंगे 18, 19, 20, 15। बहुत ऐसे नियर अबाउट नहीं होगा। ठीक है मैम, कि अगर आपको अप्रोक्सीमेटली भी करना पड़ा तो आप इसका आंसर 18 लगा देंगे। ठीक है, हाँ मैम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो टुकड़ों में ही पूछेगा। जी ठीक कभी है। कभी तो फॉर्मूले बस पूछ लेता है। हाँ जी, और आप ये चीज मान के चलिए ऑब्जेक्टिव में ना, मैंने जो आपको ये मेथड समझाया है ना, बहुत काम आते हैं। उसमें से ना पूछे, ना वो फॉर्मूला पूछे, ना वो कैलकुलेशन पूछे, सिर्फ पता है क्या करेगा, आपको ये 4 कंडीशंस दे देगा। 3 तो ये वाली, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है,
और एक ये वाली दे देगा। तो वहां पर या सपोज इसमें से ये 0 वाली हटा दे कि भाई ये तो बच्चों को पता ही होता है, ये 2 दे देंगे, एक ये वाली दे देंगे कि डिस्काउंट रेट अगर बढ़ेगा तो एनपीवी डिक्रीज होगा, और आपसे लास्ट में बोलेंगे नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको एग्जैक्ट पता होगा कि रेट बढ़ाते चलेंगे तो एनपीवी कम होते जाएगा, आईआरआर अगर बड़ा होगा आर से तो आपका एनपीवी पॉजिटिव आएगा। इसको अप्लाई करके देख लीजिए, मेरा आईआरआर जब 15% था और ये मेरा जो रेट है वो 10 था, तो उस समय पे वैल्यूज पॉजिटिव थी। यस ठीक है, जब मैंने इस आईआरआर को और बढ़ाया, ठीक है, और बढ़ाया, एक्चुअली यहाँ पे वो वाला एग्जांपल हमारे पास है नहीं, मतलब ये वाला तो है ग्रेटर वाला, लेस वाला नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो उस केस में मतलब आप वैल्यूज ना भी पुट कीजिए, सिर्फ आप इस इक्वेशन को याद रखिएगा कि आईआरआर अगर ग्रेटर होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो आपका पॉजिटिव आएगा, और अगर कम होगा तो नेगेटिव आएगा, बराबर होगा तो आपका आईआरआर इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड आपको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, हिट एंड ट्रायल करके रेंज भी निकाल ली। एग्जाम में आपको रेंज दे के रखेंगे, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं दे सकते, और अगर देंगे तो फिर 5 क्वेश्चन पूछेंगे उस पे कम से कम, तो भी आप लोगों का ही बेनिफिट है। ठीक है, तो ये 15 और 20 रेंज निकाली हिट एंड ट्रायल करके, और फिर उसके बाद वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो वहां से हमें क्या मिल गया, ये वाली वैल्यूज मिल गई, मतलब एग्जैक्ट आईआरआर्स मिल गए हमें। ठीक है, चलिए अब अगर इसके बेस पे मुझे सिलेक्शन करना है तो प्रोजेक्ट ए विल बी सिलेक्टेड। क्यों? क्योंकि इसका जो आईआरआर है वो 18 है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड मेथड पे, प्रॉफिटेबिलिटी मेथड। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड जो है बहुत इजी है। इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 तो आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर लेस देन 1 है तो रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर दोनों का ही मोर देन 1 आ गया तो फिर क्या देखेंगे कि ग्रेटर कौन सा है। ये तो कंडीशन है, पहले प्राइमरी वाली लगाइए, प्राइमरी वाली अगर बाय चांस दोनों पे ही लग जाती है तो फिर सेकंड स्टेप में आइए कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। ठीक है, अब देखिए जरा इसका फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइड्स बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, अदरवाइज हमेशा आपका जो कैश आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू में ही होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, कहीं आप निकालने बैठ जाए वहां पे। ठीक है, चलिए अब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली जो वैल्यूज है उनको ऐड करके लिख लिया है। अब कौन सी वैल्यूज को ऐड करके लिखा है वो भी बता देती हूँ। जो इनफ्लोज है वो मैंने कौन से लिए, ये वाले इनफ्लोज लिए हैं मैंने, 318 से लेके 338 तक का जो टोटल आया है, ये सारे मेरे इनफ्लोज है ना, डिस्काउंटेड इनफ्लोज है। ऐसे ही मैंने इधर से लिया, प्रोजेक्ट ए का भी और प्रोजेक्ट बी का भी। देखिए वो तो हमने माइनस करके लिखा है ना 564, तो आप ये मत सोचेगा टोटल वो आ रहा है। देखिए तो ए प्रोजेक्ट में जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है, जितने भी आपके कैश इनफ्लोज हैं उन सबका टोटल 2564.02 आ रहा है, और बी प्रोजेक्ट में 1873.33 आ रहा है। इनके जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ए में 2000 है, बी में 1500 है। तो जब मैंने दोनों की वैल्यूज को कैलकुलेट किया फॉर्मूले में रख के, तो ए का आया 1.7, बी का आया 1.24, दोनों ही ग्रेटर देन 1 है। देखिए अगर ये मेरा सिर्फ 0.24 आ जाता तो मैं इसको तुरंत ही रिजेक्ट कर देती। मैम समझ रहे? 1.28 आ रहा है ऐसे डिवाइड करके तो 1.28, हाँ मैम 28 लिख लीजिए, मेरी कैलकुलेशन बहुत खराब है। ये वाला ये इधर वाला? वाला हाँ। अच्छा फिर एक बार और चेक कीजिए मैम, इतनी भी खराब नहीं है। चेक करे तभी कहा बताया। अच्छा चलो एक बार मैं भी देखती हूँ। देखिए कैलकुलेटर से करा मैंने, हो कुछ भी सकता है, कहीं मैंने कुछ और ही रख दिया। 2564.02। हाँ जी मैम आप सही कह रहे हैं, 1.28 ही आएगा। ये पता नहीं मैंने कहाँ से लिख दिया होगा। मैंने बताया था ना हम लोगों के हाथ में बचपन में कैलकुलेटर दे देते हैं तो हमारी कैलकुलेशंस इतनी खराब हो जाती है ना। और ये वाला एक बार करिए तो जरा। मैम ये आ रहा 1.24। 1.24, अच्छा
चलिए मतलब बहुत ही क्लोज आ रहा है हाँ है ना? कोई बात नहीं, फिर भी हमें एक हिंट तो मिल ही रहा है ना। ये 0.28 है, ये 0.24 है, तो भी हम प्रोजेक्ट ए ही एक्सेप्ट करेंगे वैसे एक्चुअली। तो दोनों ही होने चाहिए मैम, दोनों ही 1 पॉइंट आ रहे ना। नहीं मैम, देखिए कंडीशन ये है कि 1 प्लस आना चाहिए। अगर 1 प्लस आएगा तो एक्सेप्ट करेंगे, लेस देन 1 आएगा तो रिजेक्ट करेंगे। मैम लेकिन 1.24 आया। हाँ सुनिए लेकिन तो दो मैम में कंपैरिजन करना है ना। जी, लेकिन अब क्योंकि दोनों ही, अब ऐसे एनपीवी भी तो हमारे दोनों पॉजिटिव ही आए थे। जब हमारे पहली कंडीशन दोनों में अप्लाई हो जाती है, फिर हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं कि किसका ज्यादा है। तो किसका ज्यादा है इन दोनों में, भले ही बहुत माइनर सा डिफरेंस है, फिर भी प्रोजेक्ट ए का ही ज्यादा है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है मैम, पहली ठीक है कंडीशन मैम। लगाई तो दोनों का ही मोर देन 1 आ गया पीआई। फिर हमने देखा कि ज्यादा किसका है, तो ए का था, तो ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड में किसी को डाउट है? नहीं मैम। ये मेथड होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये कंडीशन होती है, इसको हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की तो हमारा ए वाला भले ही बहुत कम अमाउंट से लेकिन ज्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो ऊपर वाले 3 मेथड्स ये कौन से थे? ये हमारे मॉडर्न मेथड्स थे, और यही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। एनपीवी पूछा जाता है, आईआरआर पूछा जाता है, आजकल ये बड़ा ट्रेंड में है आईआरआर, और या फिर पीआई पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे इन तीनों में से इंपॉर्टेंस बताऊं तो वो आईआरआर की सबसे ज्यादा है, इसलिए क्वेश्चन भी इस पे सबसे ज्यादा आ सकता है। ठीक है, ठीक है क्लियर है मैम। सबको? चलिए अब हम आ जाते हैं ट्रेडिशनल मेथड में। ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको बताए थे 2 होते हैं, एक होता है पेबैक मेथड और एक होता है आपका एआरआर मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, पहले पेबैक मेथड देखते हैं। कल भी मैंने थोड़ा सा बताया था, लेकिन मेरे पास अच्छा एग्जाम्पल नहीं था तो मैं आपको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब देखिए, प्रोजेक्ट ए और बी है, क्वेश्चन मेरा सेम ही चल रहा है, क्वेश्चन नहीं बदला है मैंने। ठीक है, एक ही क्वेश्चन चल रहा है। तो आउटफ्लो मेरा प्रोजेक्ट ए में 2000 था, बी में 1500 था। अब मैंने इसको कैलकुलेट किया। देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मेरे नॉर्मल कैश फ्लोज है जो नॉर्मल वाले क्वेश्चन में दिए हैं। मैंने क्या किया, इनको क्यूमुलेट कर लिया। फर्स्ट 350, वो जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालते मैथ्स में, हाँ जी स्टैट्स में, मैम। यस। तो 350, फिर 350 और 500 850, फिर 600 850, 1450, फिर उसमें 800 ऐड किया तो 2240 आया। ऐसा ही मैंने इधर किया। अब जिसमें भी हमारी ये अमाउंट रिकवरेबल होती है, कौन सी अमाउंट? प्रोजेक्ट ए के केस में 2000 वाली मेरी कौन से केस में रिकवर हो जा रही है? 4th ईयर में हो जा रही है। 4th वाले केस में। ठीक है, तो इतना तो मुझे पता चल गया कि 4 साल होते होते मुझे मेरा जो भी अमाउंट है वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, और सेम ऐसी अगर मैंने बी में देखा तो बी में भी 4th ईयर ही आ रहा है। ठीक है, अब यहां से तो डिसीजन नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको फर्दर। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है, क्योंकि देखिए 4th ईयर में 2000 से ज्यादा हो रहा है, अगर ये अमाउंट यहाँ पर क्यूमुलेट करके सीधा 2000 आ जाता तो मेरा आंसर सीधा 4 इयर्स हो जाता। ठीक है, इसका मतलब अमाउंट ज्यादा रिसीव हो रही है तो मेरा 2000 तो थोड़े कम मंथ्स में ही रिसीव हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो मैंने इसको कैसे कैलकुलेट किया है, 3 इयर्स तो पूरे लग रहे हैं, है ना? 3 इयर्स में कितना रिकवरी हो रही है? 1450 रुपए की, और कितना रिमेनिंग रह जा रहा है चौथे साल में रिकवर करने के लिए? 550। मैंने क्या किया, ये 800 पूरे साल में हो रहा है, तो 1 मंथ में कितना होगा? 66.67। तो मैंने 550 इज डिवाइडेड बाय 66.67, तो मेरा आ गया 8.24 मंथ्स। ठीक है, तो अगर मैं इसका आंसर देखूं तो क्या आ रहा है? 3 इयर्स और 8 मंथ्स। इसका मतलब कि मेरा जो मैंने 2000 रुपए खर्च किया है, वो मेरी ये मशीन या फिर ये प्रोजेक्ट मुझे 3 साल 8 महीने में रिकवरी करके दे देगा। ठीक है, ऐसी मैंने प्रोजेक्ट बी का किया। मैम ये कैसे आया 550? 550 मैम ऐसे आया, देखिए मुझे कितने की रिकवरी करनी है?
2000 की, 3 साल तक कितनी रिकवरी हो चुकी है? 1450 की। तो 4th ईयर में मुझे कितनी रिकवरी करनी है? 550 की और करनी है। तो ये 550 रुपीज और चाहिए ना मुझे 4th ईयर से, लेकिन मुझे ये देखना है कि ये 550 रुपीज 4th ईयर में कितने महीनों में हो जाएगा। 800 रुपए तो पूरे साल में हो रहा है ना, मुझे तो हाँ। 550 चाहिए कि ये कितने मंथ्स में हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्स 8 मंथ्स में या 8.5 मंथ्स में हो जा रहा है। अच्छा। ठीक है मैम। ऐसा ही फिर मैंने बी में लगाया कि 3 साल तो पूरे लग रहे हैं, इसमें 1500 रुपए चाहिए ना, तो 3rd ईयर में 910 रुपए हो जा रहे हैं, तो मुझे कितने चाहिए? 1500। और 3 साल में रिकवरी कितनी हो गई? 910 रुपए की। तो कितना बचा? 590। तो यहाँ पर मुझे 4th ईयर में 590 रुपीज और रिकवर करने। यहाँ पे भी मैंने वही किया, 700 था पूरे साल के लिए, एक महीने के लिए 58 आ गया, तो मैंने 590 को इससे डिवाइड किया, तो 10 मंथ्स आ रहा है अप्रॉक्स। ठीक है, किसी को डाउट है? मैम यही नहीं समझ रहा लास्ट वाला, ये 590 को डिवाइड किया क्या? बताती हूँ मैम इसको ना। देखिए, आप मुझे प्रोजेक्ट ए का एक चीज बताइए। मुझे 2000 रुपए, मुझे ये देखना है कि ये जो प्रोजेक्ट ए है वो मुझे 2000 रुपए कितने साल में या कितने टाइम पीरियड में कमा के दे देगा। तो आप मुझे बताइए, अपने आप नॉर्मल सोच के बताइए। 4th ईयर में फुल रिकवरी हो जाएगी। हाँ ठीक है मैम। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 4th ईयर में फुल रिकवरी तो हो जाएगी, लेकिन आप मुझे मंथ्स बता पाएंगी बिना कैलकुलेशन के? नहीं। नहीं बता पाएंगे ना मैम। तो हम ऐसे मैडम देखेंगे। 4th ईयर में 250 रुपए से ज्यादा की रिकवरी होगी ना, 250 जी। रुपए प्लस हो जाएंगे रिकवरी की। लेकिन सर हमें तो एग्जैक्ट 2000 देखना है ना। हाँ मैडम आप सही बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ज्यादा की हो रही है इसलिए हाँ मंथ वाइज जी, निकाल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, है ना। तो हमें 250 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, लेकिन हमें तो एग्जैक्ट चाहिए ना कि 2000 कितने महीने में मिल जाएंगे। तो हमने ऐसे किया इसको मैम कि 800 रुपए पूरे साल का है, हाँ। और 1 महीने का हमने निकाल लिया। यहाँ तक आपको 800 समझ आया? हाँ जी मैम। ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, मेरी 3 साल तक कितनी रिकवरी हो जा रही है? 1450 रुपए की रिकवरी हो चुकी है। तो 2000 के लिए और कितनी चाहिए? 550 रुपीज की चाहिए मुझे। 550 रुपए मुझे देखना है पूरे साल में। आप ऐसे निकाल लीजिए ना, पूरे अच्छा साल में मैं 800 रुपए 550 कमा रही हूँ, चाहिए तो हमें। हाँ 550 कितने महीने में करूंगी? हाँ ठीक है मैम। तो तो ऐसे करके 550। हाँ अच्छा। जी, ये मुझे चाहिए, और मुझे पता 1 महीने में इतनी हो रही है, तो मैंने 550 को इससे डिवाइड कर दिया, तो मेरे मंथ्स आ जाएंगे कि ये 550 रुपए कितने महीने में मेरे रिकवर हो जाएंगे। ठीक है मैम। ठीक है मैम। ठीक है। ये मैंने दोनों में लगाया, तो मेरा जो आंसर आया, ए का आया है 3 years 8 months, बी का आया 3 years and 10 months। आप लोग मुझे बताइए कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है? 3.8 कम समय में जो रिकवरी हो जाए। ऑब्वियसली जो जल्दी पैसे कमा के दे दे वो अच्छा है। तो हमारा इस केस में भी प्रोजेक्ट ए इज बेटर। ठीक है। अब लास्ट है हमारा ARR मेथड। देखिए ये हमारा क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कौन से मेथड चल रहे हैं, ओल्ड मेथड चल रहे हैं। इसमें ट्रेडिशनल प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन सबको कंसीडर नहीं किया जा रहा है। ठीक है। तो हम लोग किससे निकाल रहे हैं? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो है वो एक नॉर्मल, हम जो अकाउंटिंग में हमें प्रॉफिट होता है ना, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था फाइनल अकाउंट वगैरह, तो उसका प्रॉफिट जो होता है हम यहाँ पर उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर होगा, कि जिस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने से हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा वो अच्छा होगा। ठीक है। तो देखिए इसको कैसे अप्लाई करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि टैक्स लगने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना है, और वो भी कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं? एवरेज की बात कर रहे हैं। अगर आपको 5 years का दिया होगा तो टोटल करके 5 से डिवाइड करके तब रखेंगे आप, और डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर 2 दी होंगी तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर लीजिएगा, और अगर सिंगल अमाउंट दी होगी तो डायरेक्ट उसी को डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए
ये हमारा, और इसको हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे, जो भी जिसका भी हायर होगा, जिस प्रोजेक्ट का भी आपका ARR ज्यादा होगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मैडम हर एक केस में हायर ही एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? हाँ जी मैम, लेकिन प्लीज कंडीशन याद रखिएगा, क्योंकि देखिए पेबैक में हमने किया कम वाला, है ना, इसमें हम कर रहे हैं ज्यादा वाला, IRR में हम कर रहे हैं ज्यादा वाला, मतलब जहाँ पे परसेंटेज है वहां पे तो ज्यादा वाला ही कर रहे हैं, ये हाँ, तो आप फिर भी कह सकते हैं मैम, लेकिन ऑल टुगेदर सब में हायर कर रहे हैं, इसके लिए मैं कंफर्मेशन नहीं दे पाऊंगी मैम, लेकिन आप परसेंटेज वाले में कर रहे हैं, मतलब ARR और IRR, ठीक है मैम, बाकी में थोड़ा कंडीशंस डिफर भी हो सकती हैं, ठीक है। मैडम ये फॉर्मूला एक बार और समझाइएगा थोड़ा। जी जी सर, मैं बताती हूँ, मैं क्वेश्चन से समझा दूं सर इस फॉर्मूले को। फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे हम ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हम लेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, एवरेज मतलब डिवाइड बाय 2। देखिए इसका एक क्वेश्चन आपकी बुक से लिया है मैंने ये एग्जांपल ना, क्योंकि सर इसमें हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था ना वो वाला अप्लाई नहीं हो पाएगा। देखिए मुझे 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए थे 52, 56, 59, 57, तो मैंने क्या किया, इन सबको ऐड किया, एवरेज निकाला, एवरेज मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 56,000, ठीक है सर। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 56,000, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा था 16 लाख, तो इसको एवरेज करूंगी तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे वैल्यूज को पुट किया, वैल्यूज को पुट किया तो कितना आया, 56,000 डिवाइड्स बाय 16 लाख डिवाइड बाय 2, 8 लाख, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 7%। एवरेज प्रॉफिट मैम ये मैम सुनो, ये वाली बात बताओ, नीचे जो ये है कौन सी, एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकाली? एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मैम, उन्होंने हमें 16 दिया हुआ था, तो उसको हमने डिवाइड बाय 2 कर लिया, क्योंकि हमें एवरेज चाहिए। 16 कहाँ दिया हुआ था? क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये ना आपकी बुक का ही है, मैं इलस्ट्रेशन नंबर मैं नहीं बता सकती हूँ, शायद कौन सा था मुझे याद नहीं, लेकिन आपकी बुक का ही है, जहाँ पे ARR मेथड है ना स्टार्ट हो रहा है, वहीं पर ही है ये एग्जाम्पल। नहीं तो एवरेज वैल्यू 16 लाख अपॉन 2 क्यों की? मैम इसलिए कि देखिए फॉर्मूला है एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपको इसका भी एवरेज लेना है प्लस अच्छा आपको इसका भी एवरेज करना है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। ठीक है, इसमें हमें एंडिंग का नहीं पता था, बस हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही पता था हाँ जी, 16। तो फिर हम एंडिंग को 0 मान के और उसको 2 से डिवाइड करते हैं, अच्छा तो हमारी ये आंसर आ गया 7%। ये अभी हमने एक प्रोजेक्ट का निकाला है, सपोज दूसरे प्रोजेक्ट का अगर आपका आ गया 9%, तो उस वाले को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर दूसरे का आ गया 5% तो इस वाले को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है मैम। मल्टीप्लाई 100 का क्यों? मैम, परसेंटेज में ये जो परसेंटेज मेथड निकालना है है ना ना। वो परसेंटेज में आता है, इसलिए इंटू 100 कर दिया हमने, अच्छा ठीक है मैम। मैं तो पॉइंट में है। जी देखिए आपके टोटल 5 मेथड्स हैं, NPV, IRR, PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, 3 आपके वो डिस्काउंट वाले, और ARR, और आपका पेबैक आपका ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। ये पांचों मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज और एग्जाम्पल से मैंने आपको करवा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे ना, जो भी इसके अंदर थोड़ी बहुत चीजें रह गई है उसको हम लोग MCQ सेशन में लेंगे, मतलब अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर उसके बाद अगर वहां पर कोई ऐसा टॉपिक आता है जो छूट गया, तो मैं उसको हैंड टू हैंड वहीं पे कवर करवा दूंगी, ठीक है। क्योंकि कल हमारे पास टाइम बहुत कम है, कल मैं आपको YTM कराऊंगी मॉर्निंग में, ठीक है मैम। ठीक है। देखिए मेरे ख्याल से तो मतलब आपको समझ आ जाने चाहिए ये 4-5 मेथड्स जितने भी हैं, लेकिन अगर नहीं आएंगे तो प्लीज आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, बाकी मैं अभी MCQs भी कराऊंगी, तो उससे भी आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी आएगी। फिर भी कुछ बचता है तो आप लोग फिर अलग से डाउट्स पूछ लीजिएगा, लेकिन प्लीज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी अकाउंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आपका और कौन सा इंपॉर्टेंट है,
और तो अभी मैं नहीं बता सकती। मुझे तो मैडम, अभी तक के तो रेशियो एनालिसिस। हाँ, रेशियो एनालिसिस बिल्कुल सही याद दिलाया मैम आपने। रेशियो और आपका कंपनी। मैडम, रेशियो एनालिसिस का एमसीक्यू हुआ है? नहीं ना? नहीं मैम, अभी नहीं हुआ, ये भी मुझे कराना है। ओके। कंपनी और आपका रेशियो हो गया, कंपनी हो गया, और मैं अभी कौन सा बता रही थी, ये कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग। ठीक है मैम। और एक जो फाइनल अकाउंट है ना, फाइनल अकाउंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको हाँ, कोई फाइनल एक अकाउंट, एंट्री पूछ देता है कुछ जी भी। ठीक है, जर्नल एंट्रीज देखिए कितनी सारी पूछी हुई है। कुछ नहीं करना है आपको, जितना मैंने पढ़ाया बस उसको आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, वीडियो को दोबारा देख के, नहीं तो मुझसे पूछ के, जैसे भी पॉसिबल होगा रिवीजन करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स हैं वो समझ आ जाएंगे। फिर भी नहीं आते तो आप पूछ सकते हैं डाउट्स में, ठीक है। लेकिन प्लीज रिवीजन कीजिए और एमसीक्यूज कीजिए। जो मैं करा रही हूँ वो ठीक है, उसके अलावा जो बचते हैं वो भी आप कीजिए। तो एक काम करते हैं, कल पहले तो मॉर्निंग में तो हम YTM लेंगे, इवनिंग में जो मैं क्लास लूंगी वो MCQ की लूंगी। तो एक काम करते हैं, रेशियोज ले लेते हैं पहले, ठीक है। मॉर्निंग की टाइमिंग क्या होगी? सर मॉर्निंग की टाइम 10:30 है, ये YTM टॉपिक के लिए 10:30 AM है। मैम फर्स्ट क्लास कितने बजे है सुबह? जी मैम, फर्स्ट सर की क्लास तो मैम मैं नहीं बता सकती हूँ सर, अभी बता देंगे आपको ग्रुप में। लेकिन जो मेरी क्लास है वो 10:30 पे है, उसमें मैं आपको YTM कराऊंगी। मॉर्निंग का MCQ हो जाएगा 6:30 को, वो क्लास रहेगी क्या सर कल? वो वाली क्लास मैं इवनिंग में 4 PM लूंगी, अच्छा, वो 4 MCQ PM को वाली। लेगी। जी सर, कल भी 2 ही PM क्लास होंगी, लेकिन MCQ वाली शाम को लेंगी सर। 6:30 को MCQ क्लास मैडम रेशियो एनालिसिस कर लेंगे। हाँ जी सर, मैं सोच रही हूँ रेशियो का ही ले लेती हूँ क्योंकि बहुत ठीक इंपॉर्टेंट है चैप्टर है, मैडम। इसमें कंफ्यूजन भी बहुत होता है। यस मैम। एक बार सब साथ में कर लेंगे ना तो थोड़ा सा आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है मैम। ठीक है, तो कल मॉर्निंग में YTM, इवनिंग में रेशियो के MCQs। और देखिए अभी इस चैप्टर में भी हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत रह गया हो, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है तो हम लोग हर एक टॉपिक कंप्लीट नहीं कर सकते हैं अभी। लेकिन MCQs में जितने भी टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको सारे कवर कराऊंगी, ठीक है। ठीक है मैम। जी, किसी का कोई डाउट है इस चैप्टर में? नो मैडम। एक जब मैंने चैप्टर कराया नहीं था तो एक सर कह रहे थे कि मेरे को सारे फॉर्मूलेज याद है लेकिन आंसर्स नहीं आ पाते हैं। कौन कह रहे थे? चलिए कोई बात नहीं। एन्युटी के फॉर्मूले मैडम। अच्छा, एन्युटी के? फ्यूचर वैल्यू। नहीं, कोई कैपिटल बजटिंग के लिए भी कह रहे थे, मुझे नाम तो मुझे नहीं पता। चलिए कोई नहीं, देखिए उसमें भी काफी कंफ्यूजन है एन्युटी में। एन्युटी में जी, हाँ, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू। हाँ जी एन्युटी ड्यू आएगा, फिर एन्युटी प्रेजेंट जी ड्यू कुछ। जी, ठीक है सर। काफी तो कंफ्यूजन अभी आप लोग बस जितना मैंने इसमें, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने कवर कर लिया है, उसके बाद अगर कुछ छूट जाता है तो वो MCQ में कवर हो जाएगा, ठीक है सर। तो अब क्लास एंड कर लेते हैं, आप लोग प्लीज मैडम रिवीजन। जी पूछिए 9:30 को नहीं ले सकते क्या? कल सुबह जस्ट ऐसे पूछ रहा हूँ, कोई सर। कंपल्सरी? 9:30 ना एक्चुअली हाँ। शायद सर लेंगे मेरे से पहले क्लास ना आप लोगों की, ठीक और है। फिर वो अराउंड शायद इसी समय पे खत्म होगी 10:20 तक, तो फिर उसके बाद मेरी क्लास है। अच्छा ठीक है। बाकी मैं श्योर नहीं हूँ सर की टाइमिंग्स क्या रहेंगी, ठीक है। तो मैसेज तो भेज देंगे कल। हाँ जी, हाँ सर, अभी आपको रात को ग्रुप में बता देंगे। ओके मैम, ठीक है, थैंक चलिए यू थैंक मैम। यू सो मच। आप लोग Thank प्लीज you, पढ़ते रहिए, जरा रिवीजन करते रहिए, डाउट्स पूछिए, ग्रुप में पूछिए, ठीक है। लेकिन प्लीज पढ़ते रहिए, बहुत कम टाइम बचा है, ओके मैम। ठीक है। ओके चलिए, Okay. थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर Thank you, वंस ma'am. अगेन।